हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो आप सोच सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने का, एंड साथ साथ आप कैसे सोच सकते हैं कि पोजीशन साइजिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, साथ साथ वैल्यूएशन जैसा कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड जैसा कॉन्सेप्ट एंड सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को आप कैसे सोच सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ जो दो स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली स्ट्रैटेजी जो मैं काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ बात करता हूँ इज अ 2468 स्ट्रैटेजी। 2468 स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो लेवल पे तो कभी सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि अगर उनके पास 20 स्टॉक है या 30 स्टॉक है तो हमेशा एक या दो स्टॉक में उनको अगर लॉस होएगा तो वो उसी को सोचते रहते हैं, कभी पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात ही नहीं करते। अगेन दिस इज अ ट्रैप जिसमें बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। तो व्हाट वी आइडियली लाइक टू डू, इसके हम 2468 एक स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि 2% एलोकेशन इज गिवन टू योर लीस्ट कन्विंसिंग आइडियाज, जहां पे आपको लगता है वैल्यूएशंस आए हैं या बिजनेस मॉडल शेकी है या सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। 4 to 6% एलोकेशन इज गिवन टू दोज बिजनेसेस जहां पे आपकी थोड़ी हायर कन्विक्शन एंड हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस है, एंड 8% एलोकेशन टू दैट बिजनेस जहां पे आप पूरी कंप्लीटली बिजनेस को समझते हैं। एंड 8% एलोकेशन से क्या होगा कि अगर आप कंप्लीटली समझते हैं बिजनेस सस्ता भी है, सस्ती वैल्यूएशंस भी सस्ती है, सो अगेन आपका रिस्क रिवॉर्ड उस बिजनेस में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। बट कई रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 70 स्टॉक होंगे या किसी के पास 100 स्टॉक्स होंगे, किसी के पास 120 स्टॉक्स होंगे। वहां क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि इवन तो अगर आपका गेन भी हो एक स्टॉक में, एक स्टॉक अगर आपका 1% का 10 बैगर भी बन जाए तो आपके पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे सिर्फ 9 to 10% का इंपैक्ट है। Whereas अगर एक 6% की पोजीशन अगर आपकी 10 बैगर बनती है सो अगेन पूरे पोर्टफोलियो पे ऑलमोस्ट 55 to 60% का इंपैक्ट आ जाता है, 54 to 60% का। सो अगेन दिस इज अ की डिफरेंस जो आपको समझना जरूरी है कि पोजीशन साइजिंग इज एक्चुअली स्पेशल, बाकी सब ऐसे ही है, राइट? दैट इज साइजिंग है खास, बाकी सब बकवास, जो आपको ये लाइन अच्छे से समझनी है। तो एक तो 2468% एलोकेशन, देन सेकंड स्ट्रैटेजी अगर आप थोड़े से और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं इन्वेस्टिंग में तो 4610 यूज कर सकते हैं। 4610 के 4% टू योर लीस्ट कन्विंसिंग आइडियाज एंड 10% टू योर मैक्सिमम कन्विंसिंग आइडियाज। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ उन्हीं आइडियाज के अंदर जाएंगे जहां पे आपको लगता है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और वहां पे वैल्यूएशन सस्ती है, तो डिसिप्लिन आपकी अप्रोच में और बढ़ जाएगा। सो दीज आर द टू अप्रोचेस दैट यू कैन यूज फॉर योर पोर्टफोलियो एलोकेशन फ्रेमवर्क। आगे जाके हम देखेंगे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया, कौन कैसे उसमें डिफरेंट सेक्टर्स डाले, एंड कैसे कैसे उस लाइक अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैंने वैल्यूएशन का जो माइंडसेट है पेग रेशियो का वो लगाया। With this, let's start the analysis. And आप लोग भी मेरे को ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं in the comment section below. With this, let's start the analysis. So first principle for creating a portfolio is that you have to remember is that we are actually picking a cricket team, कि हम लोग एक क्रिकेट टीम पिक कर रहे हैं, राइट? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनालॉजी कि क्रिकेट टीम को पिक करने का क्या पर्पस है कि एक्चुअली में वी हैव टू पिक ऑलराउंडर्स, बैट्समैन एंड बॉलर्स एज वेल, एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारा कोई एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं है। व्हाई सो? बिकॉज लास्ट 3-4 ईयर्स में वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल, साइकिल्स शॉर्टन हो रही है एंड सेलिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर कि पोर्टफोलियो लेवल पे ब्लो अप ना हो। दिस इज व्हाई यू हैव टू हैव एन अप्रोच जहां पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर कि अगर इन टर्म्स ऑफ आप सेक्टर्स देखें, सो देयर इज वन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हैं, जैसे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक होएगा, कोई अगर माइक्रो फाइनेंस में होगा, कोई एनबीएफसी में होएगा। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी एक्चुअली देयर आर 3 सब सेक्टर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्पिटल्स है, और हॉस्पिटल्स में भी आपको ये पता लगेगा कि एक मल्टी स्पेशलिटी होएगा एंड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होएगा। देन एक केबल एंड वायर सेक्टर आपको दिखेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम कितने सेक्टर कवर कर चुके हैं, तो 3 सेक्टर्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे। फिर आपको एक सेक्टर दिखेगा एफएमसीजी में, तो आपके 4 सेक्टर्स यहाँ पे कवर हो गए। देन आपको विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स भी देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले, कि यहाँ पे एक स्पेशलिटी केमिकल होएगा जो एग्रोकेमिकल फोकस्ड होएगा, जो एक फार्मास्यूटिकल फोकस्ड होएगा। फिर एक स्पेशलिटी केमिकल होएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज और इन सारी चीजों पे फोकस करेगा। तो विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स itself there are actually 3 different sectors which we are playing. सो टोटल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हो गए जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिर एक स्टील ट्यूब सेक्टर होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड होल्डिंग, तो स्टील ट्यूब सेक्टर को देखेंगे तो 8 सेक्टर्स यहाँ पे हो गए।
फिर एक QSR सेक्टर होएगा तो 9 सेक्टर्स हो गए, फिर म्यूजिक लाइसेंस सेक्टर होएगा तो 10 सेक्टर्स हो गए, फिर एक नीश सेक्टर में वन ऑफ द कंपनीज आती है तो 11 सेक्टर्स हो गए, फिर एक ऑटो एंसिलरी आती है तो 12 सेक्टर्स हो गए, एंड एक न्यू एज बिजनेस आता है तो टोटल में 13 सेक्टर्स हो गए. So this gives you an idea कि in spite of having a portfolio of 18 stocks family portfolio में फिर भी 18 almost 13 sectors हैं. So this gives you a very good idea कि एक सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंस नहीं है. So this is how we think about it. मैं आपको नेम्स क्यों नहीं बता रहा, मैं उसके पीछे भी रीजन पे आऊंगा. But this is the first simple idea कि एक्चुअली में 13 different sectors are there within a portfolio of 18 stocks. तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल ये है. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि आप पेग रेशियो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका पेग रेशियो जरूर निकालिए. एंड पेग रेशियो का क्या पर्पस है? तो पेग रेशियो सिंपली मींस कि लास्ट 3 इयर्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ है और आज का जो पी रेशियो है उनको आप डिवाइड करके देख सकते हैं. वैसे तो हम फॉरवर्ड पेग निकालते हैं, बट क्योंकि हम कोई फोरकास्टिंग में नहीं जा रहे, सिर्फ आपके साथ में एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूं. तो यू विल फाइंड कि अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे पेग रेशियो, वैसे प्राइस टू बुक देखना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बट बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक किसी स्टॉक के लिए दिया हुआ है दैट इज क्लोज टू 3x. Whereas one of the cheapest is close to 1x, actually में 0.8x के आसपास है, right? So on an average price to book बैंकिंग के केस में 1.5 to 2x के बीच में, उससे ज्यादा ऊपर प्राइस टू बुक नहीं दिया. Whereas those companies are growing their earnings at a very fast pace. अगर आप earnings growth देखेंगे तो 27%, 89%, 43%, 21% एंड 37% दिखेगी. Whereas अगर आप P रेशियो में देखेंगे तो पेग रेशियो आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखेगा. पेग का फॉर्मूला क्या होता है? That is the current PE of the business upon last 3 years of earnings growth. तो ये सिंपल जो फिलॉसफी है उसको लेके चलते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्स, लाइक वी प्रेफर नॉट टू पे अ वेरी हाई पेग रेशियो. अगर किसी कंपनी में दिया हुआ है तो हो सकता है वो बहुत लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड में चली गई हो. जैसे अगर हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो पेग रेशियो यहाँ पे 0.96 और 0.52 के आसपास है. Whereas अगर आप केबल एंड वायर बिजनेस में देखेंगे तो 1.5 टाइम्स का पेग रेशियो है. बेवरेजेस में ऑलमोस्ट जो पेग रेशियो 1.14 टाइम्स का है, बट अगेन ये पेग रेशियो ज्यादा आएगा क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड उस बिजनेस की 40-50% अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो सकता है, 15-20% ही अर्निंग्स ग्रोथ है, राइट. देन अगेन एक और कंपनी है जो केमिकल्स के अंदर है, बट उसका बेस बहुत लो है क्योंकि अभी उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स है उनके P&L स्टेटमेंट में, बट आप वहां देखेंगे तो 0.34 टाइम्स पेग रेशियो होगा. पर नॉर्मलाइज करेंगे सब कुछ तो 1.5x के आसपास का पेग रेशियो है, राइट. वेराज अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स में मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इज एट अ 4x पेग रेशियो, राइट. मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इज एट अ 4x पेग रेशियो. एंड अगेन ऐसे स्टॉक्स में क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड हो जाते हैं तो टिपिकली व्हेन यू डोंट हैव कैश टू डिप्लॉय तो काफी बार हम ये करते हैं कि इनमें से ट्रिम करके जो दूसरे स्टॉक्स जहां पे चीपर लग रहे हैं तो वहां पे हम डिप्लॉय कर देते हैं. सो दिस इज द आइडिया ऑफ सेलिंग योर वीकर लाइक स्टॉक्स और वीकर अपॉर्चुनिटीज रिस्क रिवॉर्ड में एंड शिफ्टिंग टू योर स्ट्रॉन्गर अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो दिस इज एन आइडिया. देन स्टील ट्यूब्स में अगर आप देखेंगे तो आज 1.6x का पेग रेशियो है, बट अगेन दिस इज एक्सपेंसिव, तो यहां से भी हो सकता है थोड़ी शिफ्टिंग करियो टू चीपर अपॉर्चुनिटीज. बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे एक पोर्टफोलियो बारे में आपको सोचना चाहिए. फिर अगर आप QSR सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे अभी 2x का पेग रेशियो है, बट P रेशियो 97 की दिख रही है, विच अगेन यहाँ पे क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत हाई है तो P&L स्टेटमेंट सही यहाँ पे नहीं बता रही, तो आपको एकदम ड्राइवर समझ आने चाहिए पैट के. हो सकता है रिस्की बेट हो, तो अगेन वी ऑलवेज कीप थिंकिंग कि कहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा है. तो आपका वैल्यूएशंस का रैंकिंग बनता है जिसके ऊपर आप एलोकेशन बनाते हैं कि कहीं पे वैल्यूएशन सस्ती और अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा है तो वहां पे आपकी एलोकेशन भी ज्यादा होगी. कहीं पे आपकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ कम है तो वहां पे आपकी एलोकेशन भी ऑटोमेटिकली आप कम कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. सिमिलरली म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी में आप देखेंगे तो यहाँ पे डी रेटिंग हुई है थोड़े टाइम में, तो यहाँ पे अगेन क्योंकि एक टाइम पे पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गई थी तो इन सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, रीबैलेंसिंग कर लेते हैं. रीबैलेंसिंग क्या होता है कि अगर सपोज करते हैं कोई एक्स स्टॉक इज एट 15% एलोकेशन चले जाते हैं, वेराज वहां पे पी रेशियो या पेग रेशियो ऑलमोस्ट 3x चले जाती है, बट वी स्टिल थिंक कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वी रीबैलेंस आवर एलोकेशंस. हो सकता है 15% से काट के 6% पे ले आए या 5% पे ले आए, बट दिस इज एन आइडिया ऑफ रीबैलेंसिंग कि यू डोंट वांट टू कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी बट यू स्टिल वांट टू मेक श्योर कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स इन लाइफ विद रिस्क रिवॉर्ड एंड पोर्टफोलियो में भी सेम एप्लीकेशन अप्लाई होती है. सिमिलरली जो नीश बिजनेस है यहाँ पे भी आज पेग रेशियो 1.08 है. ऑटो एंसिलरी में भी एक टर्न अराउंड हुआ है, तो एक ऑटो एंसिलरी हम लोग ओन करते हैं जिसमें एक टर्न अराउंड हुआ है. एंड अगेन वहां पे भी उस ऑटो एंसिलरी में कुछ एडिशनल ट्रिगर्स फॉर ग्रोथ में 600 करोड़ का केपेक्स आ रहा है. सो दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी जिसको हम ट्रैक करते रहते हैं वेरी क्लोजली. एंड फाइनली एक न्यू एज बिजनेस है विच इज करेंटली लॉस मेकिंग, बट यहाँ पे तो आपको 4 साल का P&L बना के देखना पड़ेगा. तो ऐसे क्योंकि बिजनेसेस रिस्कियर इन नेचर होते हैं तो यहाँ पे एलोकेशन भी विल बी मच लेसर एज
कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट अ पोर्टफोलियो. एंड एक्चुअली में अगर आप सोचेंगे कि नेम्स देने का क्या रीजन नहीं है, सिंपल रीजन है बिकॉज मेरा सेलिंग डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंटैक्ट है. राइट, तो मेरा जो सेलिंग डिसिप्लिन है वो बहुत इंटैक्ट है बिकॉज वी कीप सेलिंग स्टॉक्स व्हेन रिस्क रिवॉर्ड टर्न्स अगेंस्ट अस. जैसे एग्जांपल देता हूँ, सो देयर इज अ स्टील वायर कंपनी जो होती थी, बट वी सोल्ड दैट पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज हमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का ब्रिज नहीं दिख रहा था. Whereas buying price was somewhere like a very less amount, whereas at the time of selling it was like more than 100% up. But simple reason for selling was कि existing portfolio में cheaper opportunities मिल रही थी. So that is one reason for selling. सेकेंड रीजन फॉर सेलिंग जो यहाँ पे अराइज करता है विद इन अ पोर्टफोलियो सेलिंग डिसिप्लिन में, तो जैसे एक रिफ्रैक्टरीज की कंपनी थी जो बहुत तेजी से री रेट होके it went to almost like 40-45 times PE, whereas उनका earnings जो थी 10-15% का है. तो अगेन दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ सेलिंग स्टॉक्स की ऑलरेडी आपने 1.5 to 2 बैगर बना लिया, सो यू फाइंड चीपर अपॉर्चुनिटीज विद इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, तो आप वहां पे सेल करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग स्टॉक्स इज कि आप एक जैसे हमारे केस में हम एक फार्मा कंपनी ओन करते थे 2020 से, एंड 2022 में उस बिजनेस में हेडविंड्स आने लग गई. राइट, तो अगेन उस बिजनेस में वैसे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रोथ आए आफ्टर 3-4 ईयर्स, बट क्योंकि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स थोड़े से रिस्की लगते हैं, तो इस वजह से यू जस्ट सेल एंड बुक योर प्रॉफिट्स बिकॉज आपका एक सेलिंग फ्रेमवर्क इंटैक्ट है. एंड सेलिंग फ्रेमवर्क आपका बहुत फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बेसिस पे, बट इफ योर सेलिंग फ्रेमवर्क इज इंटैक्ट एंड यू फाइंड चीपर अपॉर्चुनिटीज विद इन द पोर्टफोलियो, सो यू जस्ट सेल एंड शिफ्ट टू दैट. अगेन दिस इज द रीजन वाई वी हैवंट गिवन द स्टॉक नेम. सिंपल रीजन बिकॉज हो सकता है कि हम आपके साथ यहाँ पे कोई स्टॉक डिस्कस कर रहे हो, बट उसमें अगर कोई बेटर स्टॉक हमें या बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम सेल करके अगर वहां पे हम उसमें डिप्लॉय कर ले, तो इट विल बी अनफेयर फॉर यू बिकॉज आई वोंट बी एबल टू शेयर एट दैट टाइम. सो दिस इज वाई जस्ट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क हैज बीन शेयर्ड एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस वेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको एग्जैक्टली ये फ्रेमवर्क समझ आ रहा है कि ये फ्रेमवर्क का क्यों पर्पस है, क्योंकि काफी बारी अपॉर्चुनिटीज विद इन द ईयर्स भी अराइज कर जाती है, एंड बिकॉज कोई यहाँ पे इतना कैश फ्लो का तो बहुत ऐसे सोर्स नहीं रहता. सो अगेन वी कीप शिफ्टिंग बिटवीन स्टॉक्स बेसिस ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड वन मोर आइडिया यहाँ पे क्या आता है कि यू कीप डिप्लॉइंग कैश दैट कीप्स कमिंग इनटू लाइक योर जो अगर कहीं पे स्टॉक में सस्ती वैल्यूएशन है तो आप वहीं पे उन पे डिप्लॉय करते जाते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, तो एक्चुअली इस पोर्टफोलियो में देयर आर 2 होल्डिंग कंपनीज एज एन एग्जांपल. तो 2 होल्डिंग कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशंस आर चीप, तो एडिशनल कैश है आता है, तो अगेन वी कीप डिप्लॉइंग इट इन होल्डिंग कंपनीज एज वेल. सो दिस अगेन इज एज एन एग्जांपल कि वहां पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है, कुछ स्पेशल सिचुएशन हो सकती है. सो अगेन दैट इज एन आइडिया कि यू डिप्लॉय द इंक्रीमेंटल कैश. जैसे रिसेंटली अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत वॉलिटिलिटी आई थी, तो एडिशनल कैश था, तो अगेन डिप्लॉयड. राइट, अगेन वन ऑफ द होल्डिंग कंपनीज जो केमिकल्स में, वहां पे अगर वॉलिटिलिटी आई तो अगेन डिप्लॉयड बिकॉज स्टिल वैल्यूएशंस आर चीपर. सो सिमिलरली दिस इज द आइडिया that you keep positioning yourself for better risk reward, and over a long period of time if we keep doing this then risk reward आपके फेवर में eventually तो हो ही जाता है. So this is the simple idea of creating a portfolio. and अगर आप risk reward में हमेशा सोचेंगे, in spite of ये business names commodity होते हैं, आपको हमेशा जो स्पेशलिटी होती है वो आपका सिस्टम होता है ऑफ सेलिंग, बाइंग एंड रिस्क रिवॉर्ड एंड होल्डिंग ऑन टू अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. सो दैट इज व्हाट इज द रियल अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. रिस्क रिवॉर्ड, बाइंग, सेलिंग, एंड साथ साथ की इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज जो आ रहे हैं हम उन बिजनेसेस में डिप्लॉय कर रहे हैं जहां पे आज भी लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है. सो दिस इज द कंप्लीट थॉट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो. एंड आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, एंड आपने क्या अपने पोर्टफोलियो में एक्सरसाइज करिए कि आपने उनका पेग रेशियो निकाल के देखा है, एंड सबका आपने एक फाइनेंशियल मॉडल क्या बनाया या नहीं बनाया कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में उन बिजनेसेस में क्या हो सकता है. कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले अगर आपको भी ये सीखना है कि एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कि फंडामेंटल्स कैसे रिसर्च करते हैं कंपनी के, साथ साथ व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड टिल व्हेन टू राइड, दीज 3 क्वेश्चंस ट्रबल लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. और ये इन्वेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं, द 3 Ws, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड टिल व्हेन टू राइड. तो ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व कराने हैं, साथ साथ अगर आपको अपना एक सिस्टम बनाना है जो आपकी एग्जिट्स को बहुत ऑब्जेक्टिव बना देगा, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑलवेज बिकम इमोशनल वाइल टेकिंग एग्जिट्स, बट अगर आपको अपनी एग्जिट्स को ऑब्जेक्टिव बनाना है, सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन दी SOIC मेंबरशिप, जिसके अंदर लेवल 1 में हम आपको ये सिखाएंगे आप अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स क्या है. लेवल 2 में विल टीच यू अबाउट द लाइक इंटेंसिव फंडामेंटल एनालिसिस, कि आप एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है.
थर्ड लेवल में वील बी टीचिंग यू अबाउट हाउ टू वैल्यू कंपनी, एक कंपनी को वैल्यू कैसे कर सकते हैं, एंड साथ साथ पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच क्या होती है। लेवल 4 में विल टीच यू व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड साथ साथ टिल व्हेन टू राइट द स्टॉक। अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपको लेवल 4 में सिखाए जाएंगे। लेवल 5 में आपको सिखाया जाएगा कि एक स्टॉक को स्क्रीन कैसे करते हैं, मल्टीपल वेज टू स्क्रीन अ स्टॉक। स्टॉक पिकिंग पे तो तब आएंगे जब आपको स्टॉक की स्क्रीनिंग आएगी, तो दैट इज व्हाट वी लर्न इन द लेवल 5। एंड फाइनली लेवल 6 में आपके लिए सेक्टोरल एनालिसिस है, जिसको भी सेक्टर्स बारे में सीखना है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लेवल 6। एंड साथ साथ हमारे एक संडे हैकाथॉन्स का पेज है SOIC मेंबरशिप में, जहाँ पे हम एवरी संडे और एवरी ऑल्टरनेट संडेज एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ वी ट्राई टू मीट ऑल दी SOIC ट्राइब मेंबर्स, जिसमें 1 मैराथन सेशन होता है जो संडे हैकाथॉन्स में डाला जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ 1 SOIC मेंबरशिप, एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर देन यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC bonus 10 to register for the SOIC membership, and the link for registration is in the comment section below. तो ये तो हमने सीखा कि हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया, हमने फ्रेमवर्क क्या लगाया, बट कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि आइडली हम लोग ये एम करते हैं कि वी डू नॉट हैव मोर देन 15 to 25 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। तो ये तो जैसे फैमिली पोर्टफोलियो था, तो खुद के पोर्टफोलियो में आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आर 10, क्योंकि वहाँ पे और भी कन्विक्शन बढ़ जाती है। सो अगेन ये फैमिली पोर्टफोलियो था, तो वहाँ पे थोड़ा जो डाइवर्सिफिकेशन का एंगल है वो ज़्यादा रहता है। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपको ये जरूर देखना है कि आपके पास कितने फैक्टर्स हैं पोर्टफोलियो में, कि हाउ मेनी सेक्टर्स दैट यू हैव इन अ पोर्टफोलियो। अगर आपके पास सिर्फ 1 सेक्टर है पोर्टफोलियो में और अगर वही सेक्टर ब्लो अप हो जाता है तो पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और पेन आ सकता है। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको पोर्टफोलियो का जो रिस्क रिवॉर्ड है आफ्टर एवरी 2 क्वार्टर्स बैठ के देखना चाहिए, या अगर विद इन द क्वार्टर कोई प्राइस एक स्टॉक का बहुत तेजी से अप्रिशिएट हो गया तो आपको वो देखना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू नीड टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस। जैसे आज मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो पे वैल्यूएशन अलर्ट्स और एक लाइक इंडिकेटर यूज करता हूँ, उसका एक वो डाला हुआ है अलर्ट। तो कभी भी वहाँ पे वैल्यूएशन हिट करती है, वो इंडिकेटर हिट करते हैं, तो आई जस्ट गेट एन ईमेल एंड साथ साथ मेरे फोन पे वो फ्लैश करने लग जाता है। एंड दिस इज वाई जो स्टॉक टिकर है उसको डेली जो देखने की आदत है वो धीरे धीरे जाते जा रही है, बिकॉज अलर्ट्स के बेसिस पे वी आर फॉलोइंग अ सिस्टम इन प्लेस। एंड ज्यादा फोकस कहाँ पे रहता है, बिजनेसेस को रिसर्च करने का, आपके लिए वीडियोस बनाने का एंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। सो दिस इज वाई द इन्वेस्टिंग जर्नी एंड्स अप बिकमिंग मच मोर पीसफुल। सो दीज आर द 5 की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी इस वीडियो में से? Do let me know in the comment section below. Hopefully see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.